सुनो, यहाँ सुनना बेटा बात कि डेल्टा एच जो अपन लिख रहे थे इन द लास्ट क्लास, उसमें डेल्टा एच इज इक्वल टू हमने लिख लिया था कि E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये अपन ने लिख लिया था। यहां से आप ये एंथैल्पी के बारे में कह सकते हो कि चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पीवी। चेंज इन पीवी, पीवी अपन समझते हैं ना, तो पीवी ये अपन को एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है। पीवी मतलब समझ रहे हो ना, P2 V2 माइनस P1 V1। अब ये याद रखो मैं क्या लिख रहा हूं इधर पे कि इट इज जनरल फॉर्मूला, इट इज व्हाट, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला which is applicable for, which is applicable for, applicable for all type of process, all type of, all type of process shown by ideal gas, shown by ideal gas, and all types of changes, and all types of changes, all types of changes। चेंजेस का मतलब क्या है, चाहे वो हमारे पास फिजिकल हो, केमिकल हो, किसी भी तरह के चेंज हो, मतलब फिजिकल चेंज हो, चाहे आप कह सकते हो ये केमिकल चेंज हो, चाहे आप कह सकते हो चेंज इन स्टेट लिखा कहीं पर, ये वर्ड भी मिल सकता है, चेंज इन स्टेट, कुछ भी लिखा आ रहा हो, ठीक है। और एंड फॉर ऑल टाइप ऑफ, एंड फॉर ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस, इवन ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस का मतलब मैं अगर इसमें कहूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, इवन वो रियल गैस ही क्यों ना हो। एंथैल्पी का एक जनरल फॉर्मूला जो सब जगह लग रहा है, सब प्रोसेस पे लग रहा है, क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस, ये फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो एंथैल्पी का अपन को सारे, अब अपन को 20 फॉर्मूले याद करने की जरूरत, अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि भैया अगर एंथैल्पी पूछा जाएगा दैट इज E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, समझ गए ना, ये एक जनरल फॉर्मूला चलेगा। अच्छा मैं जैसे मान लीजिए आपसे कहूं कि कांस्टेंट प्रेशर कर दूं, प्रेशर क्या कर दूं, तो भाई फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P कॉमन बन जाएगा उसमें, वो क्या बन जाएगा, P ब्रैकेट में V2 माइनस, अगर मैं कर दूं वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, P2 माइनस। समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो भी कांस्टेंट होगा उसको क्या कर देना है बस अपन को, अगर हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी ही कांस्टेंट चली गई तो फिर वो जीरो। बात समझ में आ रही है, E2 माइनस E1 में अगर किसी प्रोसेस में अपने पास टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट चली तो फिर वो एंथैल्पी अपने पास क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1। समझ में आ रही है बात, तो इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन के वहां पे क्या चीज कांस्टेंट, इट इज द जनरल फॉर्मूला। क्लियर बात, चलो तो अब हम लोग टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्या अपन शुरुआत कर रहे हैं, अब हम लोग कैलकुलेट करना सीख रहे हैं और इनको भी अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे, मतलब एक बार अपन आइडियल गैस के केस में पढ़ेंगे और फिर अपन पढ़ेंगे इसको नॉन आइडियल मतलब कि रियल गैस के सिचुएशन में। सो अपन यहाँ पर अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं, चेंज इन टोटल, चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, हीट निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेस और चेंजेस, फॉर डिफरेंट प्रोसेस एंड चेंजेस। आपको प्रोसेस कुछ कुछ नाम याद होंगे, जैसे सबसे पहला अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आइसोथर्मल, कौन सा पढ़ना है, अच्छा यहाँ ना अपन केसेस वाइज पढ़ेंगे, जैसे केस नंबर फर्स्ट जो स्टडी कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट में अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आइडियल गैस जो है, कोई आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस अंडरगोइंग, अंडरगोस अंडरगोइंग लिख दो उसको, अंडरगोइंग चेंज ऑफ, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा आइडियल गैस अगर बात कर रहा है तो सिस्टम के अंदर क्या भरा पड़ा आइडियल गैस, और अगर आइडियल गैस है तो एक फॉर्मूला तो अपने पास सीधा सीधा आ गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें याद रखना कि जो सिस्टम है, जो टाइप ऑफ सिस्टम की मैं बात करूं, सिस्टम क्लोज ले लेना, कोई बच्चा कहे सर ओपन क्यों नहीं ले सकते, बेटा गैस ही वहां से चली जाएगी तो लगाओगे क्या, ठीक है, कंटेनर में, यहां याद रखना कि जो केस रहेगा वो क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि बच्चा कभी कभी ओपन कंटेनर बना के ना एनर्जी का चेंज कराने लगता, तो हम कहते बेटा गैस भी वहां से चली जाएगी, ओपन कर दोगे और फिर वो सिस्टम, आपको सिस्टम बचेगा नहीं। समझ में आ रही बात, आपने कोई आइडियल गैस भर दी एक सिस्टम में और सिस्टम से अगर गैस ही चली गई तो फिर सिस्टम क्या बचा,
खाली डब्बा, फिर क्या स्टडी करोगे उस पर? फिर वही डब्बा उठा के मैं आपके सिर पे, हाँ। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस क्या चल रही है? कांस्टेंट चल रही है, एन चेंज मत कर देना कभी भी। अच्छा पीवीटी जो, तो ये तो अपना वेरिएबल हो सकते हैं ना भाई, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बदल सकते हैं ना इसमें, पीवी इक्वल टू एनआरटी में। अच्छा डेल्टा ई का फॉर्मूला अपने को पता है, एनसीबी, ये पता है ना, एनसीबी डेल्टा टी, और डेल्टा एच का भी हम बता चुके हैं आपको, एनसीपी डेल्टा टी, भाई बता चुके ना ये फॉर्मूला किसके लिए, पढ़ किसके लिए रहे। तो आइडियल गैस में ये तो फॉर्मूले तो चिपका ही सकता हूं मैं, डेल्टा एच और डेल्टा ई वाले। अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला भी आपको होता है माइनस पी, वो इंटीग्रेशन वाला, ये भी आपको याद है। अच्छा अमाउंट ऑफ हीट कैसे निकालेंगे अपन इसको? फ्लोट से, ये फ्लोट लगाएंगे। तो ये जो जितना अपन पढ़ने वाले हैं ना केस नंबर फर्स्ट में, ये तो हो गई जनरल फॉर्मूले की बात। अब अपन इसको पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और आइसोथर्मल में भी फिर अपन क्या लगा देंगे? रिवर्सिबल और, याद है कि रिवर्सिबल इररिवर्सिबल क्या होते थे? मल्टीपल स्टेप्स में जो काम होता था इनफाइनाइट स्टेप्स में, वो कौन सा होता था? रिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल इनफाइनाइट स्टेप्स में होता था, और रिवर्सिबल इररिवर्सिबल फाइनाइट स्टेप्स में होता था। और जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो समझ जाना एक ही स्टेप में पूरा काम हो रहा है। चलो सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने प्रोसेस की। यही अपना थोड़ा सा लेंथी पार्ट है क्योंकि अपन को यहाँ पे पढ़ना है हर एक के लिए इंडिविजुअली, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, इन सब के लिए अपन स्टडी करेंगे। तो पहला जो अपन स्टडी करने जा रहे हैं केस नंबर फर्स्ट, दैट इज आइसोथर्मल। अब जैसे ही ये वर्ड यूज हुआ आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है बताओ? अगर किसी पूरे प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है तो डेल्टा ई फिर क्या हो जाएगा? अपन ये कह सकते हैं कि T1 इक्वल टू T2, ये कह सकते हैं ना, बिकॉज टेम्परेचर इज, यानी अपन ये कह सकते हैं चाहे डेल्टा टी लिखा हो चाहे dt लिखा हो, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपके? अच्छा इसमें वेरिएबल फिर क्या होगा? वेरिएबल प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम, चेंजेबल क्वांटिटी, यहाँ पर केवल कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर अकेला। अब मैं आपसे ये कहूँ कि एक बॉक्स के अंदर P1 V1 सिस्टम था, क्या था? P1, और आप उसको पहुंचा दिया P2 V2 में। टेम्परेचर मत बदल लेना, आइसोथर्मल है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। तो ये अपन इनिशियल से कहां पहुंच गए? फाइनल पे, जिसमें अपने पास P1 V1 से कहां पहुंच गया अपन? P2 V2 पे। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया आइडियल गैस है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2? ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि टेम्परेचर नहीं, फॉर आइडियल गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट भी है, टेम्परेचर कांस्टेंट और आइडियल गैस दोनों सिचुएशन फॉलो हो रही है। सो आई कैन से P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अभी मैं आपसे ना इसके ग्राफ पूछूंगा, बॉयल्स लॉ याद है क्या? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यही था बॉयल्स लॉ में ग्राफ पढ़े थे अपन ने क्या? हाँ ठीक, चलो हो गया। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो आएगा, क्या आ सकता है ये? क्या मैं डेल्टा एच को भी जीरो कह सकता हूं? बोलो वाई? बिकॉज अभी अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? डेल्टा ई इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, और डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी। आपने डेल्टा टी को क्या बना दिया? तो डेल्टा ई और डेल्टा एच क्या हो गए? समझे क्या बात? ये मैंने क्यों लिख दिया? रीजन समझ में आया? मैं यहाँ पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, पर आप समझ गए ना मैंने क्यों लिखा जीरो? बोलो। चलो भाई, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ मतलब क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए आप जानते हो ना वो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट, पता है ना? डेल्टा ई क्या है अपने पास? जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू सीधे सीधे माइनस माइनस, मतलब डब्ल्यू का जो भी वैल्यू आ रहा होगा उसका बस निगेटिव कर देना, मतलब उल्टा साइन बना देना है, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो क्या? इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा अगर आपसे ये कहा जाए कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द हीट एब्जॉर्ब या रिलीज, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, याद रखना। अगर वर्क डन बाय सिस्टम है तो हीट एब्जॉर्ब बाय, ये पॉइंट याद रहेगा आपको। और अगर कहीं पर ये बात बोल दे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम, समझ में आ गई बात? बोलो यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन यहाँ पर समझ लेते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को मैं ऐसे कॉलम बना के बता दे रहा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे अपन को ये कॉन्सेप्ट लगाना है अपने। हाँ अगर अपन बात करें कि भाई रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? वेरिएबल होता ना, बताओ। और इरिवर्सिबल में क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है।
एक देखो इरिवर्सिबल के लिए याद रखना झटका प्रोसेस है, एक झटके से तुरंत चेंज आ जाता है। और रिवर्सिबल में अपन क्या कर रहे हैं, धीरे 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 इन्फिनाइट स्टेप्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उस काम को। कि कोई काम हो तो सकता था सिंगल स्टेप में, बट अपन कर नहीं रहे। अपन को दिए गए चावल, अब अपन क्या कर रहे हैं, पूरे चावलों की क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं कि 1 kg चावल में कितने दाने मिले। तो कोई कहेगा पूरे 1 kg एक बार में ले जाओ, अपन कहेंगे नहीं, हर एक को अपन तौलेंगे अलग, इसका ये, फिर टोटल करते करेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है लेंदी प्रोसेस, वो है रिवर्सिबल। बस समझ में आ रही। और जो अपने पास लेंदी वाला नहीं था, डायरेक्ट एक बार में का ये लो 1 kg खत्म, वो है रिवर्सिबल। समझ में आ गया। मतलब आपसे कहा गया कि भाई गिव मी 1 kg चावल, तो किसी ने कहा हम दे रहे हैं, दुकान पे आप पहुंचे और वो दुकान वाले क्या करने लगा, एक एक दाना उठा के रखने लगा। जब वो रखने लगा तो उसने कहा आपको गुस्सा तो आएगा, पता है आपको। अच्छा कोई कहेगा अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा रहे हो, दिखाइए अंकल, हाँ रखिए। फिर 10 दिन बाद जब आप घर पहुंचे चावल लेके, तब तक आप नहीं, जब आप पहुंचोगे उसके बाद, फ्लाइंग बीस्ट का नाम सुना ना आपने, बस वही आपके घर वाले बन जाएंगे आपको मारने के लिए। कौन पहले पहुंच पाता, सारे के सारे, क्योंकि सबके सब 10 दिन से नहीं बैठे। उन्हें क्या मतलब, आप गए तो गए, जाओ हम कुछ और बना लेंगे, जरूरी है क्या चावल ही खाएं। सुनो, तो अब ये एक्सटर्नल प्रेशर अगर वेरिएबल है, अच्छा आइडल गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले कॉन्सेप्ट से एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा, क्या मैं इसी को वेरिएबल है ना, तो मैं इसको इंटरनल प्रेशर भी कह सकता हूं। भाई इस केस में एक्सटर्नल और इंटरनल आपस में क्या होते हैं, बराबर। इन केस ऑफ व्हाट, रिवर्सिबल। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट वो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले कॉन्सेप्ट से एनआरटी बाई वी कह सकता हूं इसको, P इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी। अच्छा इसमें अपन ऐसा कुछ लगाने वाले नहीं है, क्योंकि P एक्सटर्नल क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर चेंजेस आ सकते हैं प्रेशर के अंदर, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर चेंज नहीं आएंगे। अच्छा वर्क डन की मैं बात करूं बेटा, वर्क डन W इज इक्वल टू आप क्या लगाओगे, वो फॉर्मूला ना माइनस P dV, यही लगाओगे। अच्छा इसमें भी आप ये लगाओगे W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का P और ये dV, यही लगाओगे। अच्छा इसमें मैं लिमिट मान लूं कि वॉल्यूम आपने V1 से लेके कहां तक पहुंचाया, V1 से लेके, तो मैं अगर आपसे ये कहूंगा बेटा वर्क डन इसके लिए निकालो, तो आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देते हैं एनआरटी बाई वी डीवी। समझ में आ गई क्या ये बात, V1 से लेकर के। अच्छा इसके लिए जब अपन लगाएंगे तो अपन बोलेंगे भाई माइनस पी को बाहर, वो तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसका करो, क्या समझ में आ रहा, मैं एक साथ लेके चल रहा दोनों प्रोसेस को, ताकि मेरा टाइम बच जाए, इसलिए मैं एक ही जगह पे लिख रहा हूं। समझ में आ रही बात। अगर कोई बच्चे कहेगा सर ये क्या है, इसको इधर पे ऐसा क्यों मिक्स नहीं कर रहे, मिक्स नहीं कर रहे, वो अलग पूरा प्रोसेस चल रहा है, इरिवर्सिबल पूरा अलग चल रहा है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखें। अच्छा इसमें देखो एनआरटी कांस्टेंट होगा, एनआरटी क्या होगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्टिव एज क्या चल रहा है कांस्टेंट, इसको बाहर ले ले, 1/v का इंटीग्रेशन, सब बच्चे रटे बैठे क्या होता है, क्या होता है, सब बच्चों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, हाँ भाई क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, ln। तो W इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस, अगर मैं एनआरटी को बाहर लिख लूं और इंटीग्रेशन 1/v dv ये सब कराऊं, और ये V1 से लेकर के V2 लिखा हुआ है, और उसमें W इज इक्वल टू अपने पास P और इंटीग्रेशन dv का, और V1 से लेकर V2 तक लिमिट, तो बेटा अपन इसके लिए कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस NRT, इसका इंटीग्रेशन क्या बेटा ln V, और ये V1 से लेकर के, तो बेटा W इज इक्वल टू क्या देगा, माइनस का NRT, और मैं इसको कह सकता हूँ कि ln एक बार अपर लिमिट और एक बार, अच्छा लॉग में अगर कोई चीज सब्ट्रैक्शन में, तो उसको किस में लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं, तो NRT अपन लिख सकते हैं कि ln, एक सेकेंड, इसको अपन लिख सकते हैं ln V2 बाय, ये कॉमन नहीं आता ln, यहाँ पे कॉमन ln V, ये पूरा एक टर्म है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 17, तो अब 17 का आप 1 कॉमन ले, मतलब 17 18 में से आप 1 कॉमन, इस तरह की हरकत नहीं करना। तो ऐसी इसी तरह से ln भी कॉमन नहीं आता, V2 माइनस V1 भी नहीं बचता। मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह की हरकत मत करना, नहीं तो इट विल लाइक दिस, ये अरे हमें पता है, वो मैं कहता हूँ भाई साइन 30 इक्वल टू लिखा हुआ है साइन थीटा, और मैंने लिखा थीटा इक्वल टू 30, तो साइन से साइन क्या करते बच्चे, ये ऐसा होता, यहाँ
यहाँ पे थीटा और 30 जो है वो आपने पढ़ा होगा ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, उसके बेसिस पर कहा जाता है ये। सर ऐसे ही तो करते साइन से साइन कैंसिल, हाँ कंपैरेटिव कर मत देना, मतलब हरकतें अलग ही लेवल की चलती हैं आपकी। एक तो ये, अच्छा अगर मैं इसको ना प्रेशर के टर्म में लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एनआरटी ln P1 by P2, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है ना, तो एक ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड वॉल्यूम दिया है या फिर क्या दिया है, और यहाँ आप जनरलाइज फॉर्मूला W इक्वल टू क्या बोल सकते हो, P V2 माइनस, समझ में आ गई क्या बात, क्या दोनों ही फॉर्मूले अलग अलग हैं भाई, इस वाले के लिए अलग है उसके लिए, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अच्छा फिफ्थ वाले का स्क्रीनशॉट मतलब पहले एक लाइन और लिख लेने दो, क्या मैं इसमें W इज इक्वल टू ये कह सकता हूँ इन प्लेस ऑफ, ये जैसे P है, इन प्लेस ऑफ V2 के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूँ, NRT/NRT, इसको मैं P2 लिख सकता हूँ, और इसमें NRT/P1। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो याद रखना कि ये वाला जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो चेंज होने वाला नहीं है। तो आप याद रखना कि अगर कुछ मेंशन नहीं है, जैसे P1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है, P1 क्या है यहाँ पर, और P2 अपने पास क्या है, फाइनल प्रेशर है, और ये अपना फाइनल प्रेशर है, और P जो है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ये अपने पास क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन, तो अपन को क्या करना है बेटा, अपने को P2 को ही क्या मान लेना है, अनलेस अदरवाइज कुछ ना कुछ क्या होगा, P नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर को फाइनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर देना है, सेम कर देना, अगर कुछ मेंशन, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। क्या माइनस P, अच्छा 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 अच्छा, रुको जाओ, ये वाला माइनस, ये माइनस रह गया, हाँ तो ये माइनस लिख दो ना, क्या हाँ वो मैंने यहाँ माइनस लिखना भूल गया ना, लो लिख लो, माइनस कर लेना, वो तो आगे चलते चलते गायब थोड़ी ना। सुनो आगे, सुनो, अगर कहीं पर ये वर्ड लिखा आ जाए फ्री एक्सपेंशन, क्या लिखा आ जाए, फ्री एक्सपेंशन, अगर कहीं लिख के आ जाए तो बेटा इसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर देना, जीरो, एक्सटर्नल प्रेशर, भाई आपने कोई पिस्टन वाला सिस्टम रखा, वो पिस्टन अपने आप ही ऊपर उठ रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर फिर उस पर क्या हो रहा है, फील, कुछ फील उस पर हो नहीं रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा ई इस केस में क्या चलेगा, जीरो, डेल्टा एच भी क्या चलेगा, वर्क डन भी क्या चलेगा, क्यू इक्वल टू, अगर कहीं ये वर्ड मेंशन हो जाए तो अपना दिमाग लगाना नहीं है। जैसे अब मैं आपको ना कुछ अजीब अजीब से न्यूमेरिकल लिख के देता हूं, बट बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल, मैं अगर एक बात बताओ, ग्राफ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल जो प्रोसेस चल रहा ना, क्या इसमें जो अपन ग्राफ बनाते हैं, क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए दिखा सकते हैं, क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों ही प्रोसेस के ग्राफ दिखाना पॉसिबल है अपने लिए, क्या किसी एक का है, क्या किसी का भी नहीं है, इन तीनों में से जो भी बात आंसर है आपका, और तो है तो क्यों है वो आंसर आपका,
हाँ, इरिवर्सिबल में पॉसिबल, बहुत शानदार, बिल्कुल उल्टा बोला आपने, बिल्कुल उल्टा। हाँ, आपने फिर भी बिल्कुल उल्टा बोला। अब बताओ, दोनों में हो सकता है। आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया, ये भी गलत। फिर क्या है? अरे क्या मतलब, जो मैं बोलते जाऊंगा आप आंसर चेंज करते जाओगे। इफ अगर मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछूं, मैं कह दूंगी ये आंसर सही नहीं, तो बदल दोगे क्या? वही, बी कॉन्फिडेंट ऑन अ पर्टिकुलर आंसर। कितने लोग ऐसा मानते कि रिवर्सिबल की ग्राफ नहीं दिखा सकते, अपन इरिवर्सिबल की दिखा सकते? दो तीन लोग, दो तीन लोग कह रहे हैं ऐसा। ऑनलाइन में भी है कोई ऐसा कि भाई इरिवर्सिबल की ग्राफ अपने लिए जो है आसान है, रिवर्सिबल के अपन ग्राफ नहीं दिखा सकते। तो याद रखना कि वी कैन द ग्राफ ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इन केस ऑफ आइसोथर्मल। इरिवर्सिबल के नए साइंटिस्ट आ गए इधर। चलो ग्राफ बनाने, देखो ग्राफ बनाने से पहले ना मैं दो ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपकी बुद्धि खोलने की कोशिश करे, आपको समझाने की कोशिश करे कि अपन एक्चुअली यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस पे किस तरह से क्वेश्चन लगा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सुनना, कि 1 मोल ऑफ, सबको अब नोटबुक निकाल लो, सारे लोग सॉल्विंग पे आ जाओ, जल्दी से सॉल्व करो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन is expanding, is expanding isothermally, is expanding isothermally from तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज expanding isothermally from 20 atm to 2 atm. Calculate delta H, delta E, QW for the process if the process is carried out reversible or irreversible. दोनों ही सिचुएशन में आपको निकालना है, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या है? जीरो।
हाँ भाई डेल्टा है तो डेल्टा यू क्या होगा इस ये तो अपन को मतलब डेल्टा या डेल्टा यू या ई बोल दो सेम ही रहेगा। ये क्या हो गए जीरो हो गए। चलो अब आगे बात करते हैं अपन इसमें ना रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें। किसकी बात करें बेटा? अब रिवर्सिबल प्रोसेस में ना आपको याद है ना अभी अपन ने क्या देखो आइसोथर्मली चल रहा है ना पूरा सिस्टम। तो बेटा हमने क्या फॉर्मूला लिखा था W इक्वल टू माइनस एनआरटी एल एन P1 बाय P2 और V2 बाय अपने को क्या दे रखा है P1 B1 या V1 B2 क्या दे रखा है P1 B1। हाँ भाई बताओ क्या फॉर्मूला W इक्वल टू माइनस का एनआरटी क्या माइनस का एनआरटी एल एन कितना P2 बाय अरे क्या करवा के आ रहे हो तुम लोग गजब आंसर दे रहे हो। W इक्वल टू हाँ एनआरटी एन की जगह 1 आर अभी नहीं रख रहा आर नहीं रख रहा क्योंकि आंसर हो सकता है कि कैलोरी में हो या फिर किस में हो जूल में हो। ठीक है तो आर नहीं रख रहा हूं। टेम्परेचर कितना है 300। हाँ भाई एल एन P1 कितना है 20 बाय 2। हाँ एल एन 10 का वैल्यू सबको पता होगा नहीं एल एन 10 का वैल्यू नहीं पता 2.303। चलो ये कितना 300 आर इंटू एल एन 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सॉरी एल एन 10 का वैल्यू लिख दे रहा मैं ये लिख रहा हूं मैं 2.303। किसका वैल्यू लिख दिया मैंने एल एन 10 का वैल्यू लिख दिया। एल एन 2 का वैल्यू कितना होता है 0.693 जिसको अपन 0.7 भी। अरे मुझे लगा तुम लोग को ये सब पता होगा पहले से। पता है पर पूरी तरह हाँ लिखा एक जगह। अच्छा आर का वैल्यू अपने पास आर का वैल्यू याद रखना कि आर का वैल्यू 25/3 रख देना। ये अगर अपन को जूल में आंसर निकालना है याद रखना कि आर का वैल्यू 2 रखना है जब कैलोरी में निकालना है। हालांकि एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं 1.9 वो 1.9 लेके नहीं चल रहा अपन। ये आर का वैल्यू 2 कैलोरी के लिए चल रहा है जूल के लिए कितना चल रहा है 25 अच्छा इसके अलावा और कुछ रखना होगा 1/12 बट वहां पे यूनिट और कुछ हो जाएगी। हमें केवल कैलोरी में आंसर देना और किस में देना है जूल में। समझ गए ना बात को? इट डिपेंड्स कि ऑप्शन किस में है। अगर ऑप्शन के अंदर वकील लिखा हुआ है कैलोरी में तो फिर आंसर जूल में निकाल के कोई फायदा। हाँ भाई इसी में आगे मैं बात करूं बेटा क्यू क्या होगा माइनस W के बराबर वो तो निकाल ही लोगे ना Q इक्वल टू मतलब मैं यहीं पर सीधा लिख सकता हूँ प्लस का 690 R बोलो डायरेक्टली कह सकता हूँ ना। अच्छा मैं इसी में ना इस क्वेश्चन को पूरा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्टेज मैं इसी पेज के अंदर एक छोटी सी छिड़खानी करूंगा और आपसे पूछूंगा कि व्हाट विल बी द आंसर। सुनो अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर आई एम चेंजिंग वन थिंग। मैं यहाँ पर ना एक्सपेंडिंग की जगह लिख रहा हूं कंप्रेस्ड। क्या लिख दिया मैंने? अब मैं आपसे पूछूं आंसर तो कई सारे मूर्ख बच्चे कहेंगे सर एक काम करते हैं जो रिवर्सिबल में अच्छा रिवर्सिबल में वर्क डन चेंज होगा क्या? इसमें सुनो एक सेकेंड रुक जाना ये अभी पूरे आंसर अपन ने निकाले नहीं थे। अरे एक्सपेंडिंग हाँ इरिवर्सिबल के लिए जब अपन आंसर निकाल रहे होंगे ना तो इरिवर्सिबल का आंसर बताओ क्या लगाएंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस में W इक्वल टू व्हाट माइनस P ब्रैकेट में। हाँ भाई कितना चल रहा था वो NR TY कितना था P1 P2 और NR TY P1 समझ गए ना बात। अब मैं इसमें ये कहूं बेटा कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर कोई मान ले फाइनल कितना था 2 से 20 to 2 तो ये अपने पास माइनस का 20। हाँ NR 1 इंटू R अपने पास कितना रख देते हैं आर की टर्म में T अपने पास 300 और ये अपने पास कितना P2 is 2 तो 2 और ये माइनस का NR यानी कि 1 इंटू R इंटू 100 300 अपॉन में बेटा P1 is 20। चलो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसका आंसर बताओ क्या आएगा इन दिस केस। भाई ये अपने पास आ जाएगा देखो ये माइनस का 10 ये अपने पास हो जाएगा 3000 यही हो जाएगा। आई थिंक मैंने सबको सही किया है। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे ये 10 टाइम्स जाएगा 300 अरे
एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो रही है। ये 2 है ना फाइनल प्रेशर, इनिशियल वाला रख रहा हूं मैं। अब सही है, 2 से 2 कैंसिल, कितना देगा माइनस का 300 आर, प्लस ये 2 से 10 टाइम्स तो ये 30 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 270। क्या बात समझ में आ गई? बोलो, ये इतना पार्ट क्लियर है? अब मैंने आपसे ये कहा केवल इतना सा बदल दे इस क्वेश्चन के अंदर कि इसको एक्सपेंडिंग की जगह क्या कर दे, कंप्रेस्ड कर दें। अगर ये कंप्रेस्ड वर्ड लिखा आ जाता, क्या आंसर सेम होते? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या आंसर क्या होगा? नहीं, ये सेम होने वाले नहीं है भैया। कंप्रेशन और एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वर्क तो सेम हो सकते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पे वापस जा सकते हो, पर भाई हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई रास्ते वाला कोई काम है नहीं। एक स्टेप में पूरे झटके से अपन ने चेंज कर देते वैल्यू को, तो वहां वर्क डन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज हो जाएगा। अगर ये कंप्रेस्ड हो गया, ये क्या हो गया? अगर अपने पास अगर ये कंप्रेस्ड वर्ड लिखा आ जाता तो अपन क्या चेंजेस लेके आते? इन दैट केस हम लोग यहां पर ये चेंज कर देते, इसको क्या लिख देते? क्यों? फाइनल प्रेशर अब क्या हो गया? समझ गया ना? उल्टा हो जाएगा प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? 20। कंप्रेशन में भाई प्रेशर बढ़ाने तो पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा ना फिर प्रेशर। कि कंप्रेस करना है तो प्रेशर कम कर दे या ज्यादा? ऑब्वियसली ज्यादा। बात समझ में आ रही? भाई मैं आपसे कहूं कि आपको मिला खली, कौन मिला? खली आपके सिर को दबाना चाहता है, तो वो कंप्रेस करने के लिए प्रेशर बढ़ाए या कम कर दे? बढ़ाएगा ना। तो यहाँ आप क्या करोगे? प्रेशर को कंप्रेशन के केस में P2 जो होगा वो अपने ज्यादा होगा P1 से। बात समझ में आ रही? एक्सपेंशन के केस में उल्टा। एक्सपेंशन के केस में ये छोटी छोटी बातें याद रखना है आपको। एक बात बताओ, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा सॉल्यूशन में? क्या ये अपने पास सीधे सीधे 3000 आर हो जाएगा? क्या ये अपने पास 300 आर हो जाएगा? एक सेकेंड, ये 10 टाइम्स, हाँ सही है। तो बेटा ये अपने पास कितना आएगा? 300। बताओ बताओ बताओ, ये कितना हो जाएगा? यहां पर एक सेकेंड, यहां मैं लिख दूं 20 और इसको कितना लिख दूं? 2। तो अब होगा ये सही, अब होगा ये सही। हाँ अब बताओ ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 300 आर प्लस का 3000। समझ गए? तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? समझ में आ गई बात? ये इसका आंसर हो गया। तो बेटा आंसर बदल गया ना पहले से। समझ आ रही बात? हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की ग्राफ प्लॉट नहीं करते, क्योंकि वहां चेंजेस एकदम से इतना चेंज हो जाता। देखो आप पहले वाले और दूसरे वाले आंसर को चेक करके देख लो। बट रिवर्सिबल में तो क्या है? बस केवल 5 इधर से उधर, जहां से गई थी वहीं से लौट आओ, रिवर्सिबल हो गया। समझ आ रही है बात? तो जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग में जो लिख रहा हूं ग्राफ, क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद रखना कि जो भी हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं वो रहेगा अपने पास ये पी वी के बीच में। पी और वी के बीच में ग्राफ कैसे चलेगा? याद आ गया? पी वी इक्वल टू टेम्परेचर। तो भाई समझ में आ गया? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलो भाई, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आ गया। अच्छा इसमें अपन को वर्क निकालना है, तो ये वर्क के लिए अपन कह सकते हैं ना वो एरिया एंड पर। हालांकि इसमें अपन एरिया निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसका अपन को तो रेक्टेंगल या ट्राइंगल के फॉर्मूले पता है, इसमें अपन निकालेंगे नहीं। अपन इसमें पूरा फॉर्मूला चिपका देंगे। पता है ना वर्क डन का फॉर्मूला? माइनस का एनआरटी एल एन, या तो P1 बाय P2 या फिर V2 बाय, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। याद रखोगे ना ये फॉर्मूले? अच्छा दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बात करूं बेटा इसी में, कि आपको वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में बनाना क्या रहेगा, तो बेटा ये सीधे सीधे क्या चलेगा? फिर एक लाइन। समझ आ रही है बात? चलो अगर मैं आपसे ये कह दूं इसी में लास्ट ग्राफ, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लास्ट ग्राफ नंबर 3 जो है वो प्रेशर टेम्परेचर के बीच में है, समझ गए ना? चलो तो ये अपने पास कुछ ग्राफिकल बात हो गई। तो कल की क्लास में अपन ना इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे और नया प्रोसेस कौन सा पढ़ेंगे? एडियाबेटिक। कौन सा पढ़ेंगे? तो जल्दी जल्दी बस ये सारे प्रोसेस हो जाए। कोशिश रहेगी कि संडे वाले दिन अपन एक लंबी क्लास खींच के थर्मोडायनेमिक्स निपटा दे।